क्लास स्टार्ट हो गई। ये देखना, ये बीच में क्या हो जाता है इस पेन का, ढंग से लिखता नहीं है। यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे। हाँ, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। हो गया ना? चलो भाई चलो, प्लीज। मिल जाएगा मिल जाएगा, कॉल कर लो उसमें। यार हमारी, हाँ मिल गया, मिल गया अभिषेक, मिल गया। चलो भाई चलो। अरे क्या हो गया भाई? ये देखो प्लीज, ये लिख लो यहाँ से। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। इस बार फूले ना। बीसीडी का रेट क्या लिखा हुआ है? 10%। ये ICSI का मॉड्यूल है, वहां से दिखा रहा हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, बस आप लिख लो। CVD का कितना लिखा हुआ है? 12%। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो CVD 12%। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कितने परसेंट? 4%। अब ये क्या हो गई है? ये ACD 3.1 है और ये क्या है? ACD 3.5। मैंने बताया था 4% होगी मैक्सिमम। सीरियस हो जाओ बिल्कुल। सर ये नोट्स सेंड कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नोट सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? पहले यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? बाकी कोई, हाँ, बाकी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी का क्या मतलब होता है, NCCD का क्या मतलब की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। सिमल तैयार हो बेटा? तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये बता दिया आपको। सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब ये डेटे ना पूछे कब से इफेक्टिव हुआ था। एक एक कस्टम ड्यूटी लिख लो, ये लिख लो,
ये वाला कॉपी कर लो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सैस इंपोर्टेड गुड्स, इट इज लेविड 8 पर लीटर मोटर स्प्रिट। तो जो पेट्रोल है उसके ऊपर किसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं? 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से। बाई चांस एग्जाम में आ जाए भाई 8 रुपये पर लीटर, याद रखना, लिख लो इतना सा, इट इज़ लेविड। और ये हाई स्पीड डीजल कितने रुपए ले रहे हैं? 8 रुपये पर लीटर। एग्जाम में आ जाएगा। बाकी प्रज्ञा आपको क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है? ₹8 पर लीटर। हाँ, फ्रूटी पियो मस्त माजा। पर ये इतनी कम होती है ना, ये 10 रुपए में पता नहीं लगता ही। तो उल्लू बना रखा है बस। ये लो बेटा, ये है नहीं आपके पास, ये लिख लो। एक ही बच्चा है ऑनलाइन में। पेपर देते हुए ऐसा मत कर देना कि क्लास खाली हो रही है तो आप भी निकल लिए। ऐसा भी होता है कई बार, 2 घंटे के बाद अलाउड होता है ना जाना। कई लोग निकल लेते हैं कि चलो यार हो गया अपना काम। तुम पूरे 3 घंटे बैठ के आओ मस्त, पता लग रहा है उस 3 घंटे के अंदर अंदर 60 तक पहुंच गए भाई। अच्छा, एक पॉजिटिविटी आई आपको केक कटिंग करके, है ना? लगा कुछ, हाँ हम भी कुछ करने जा रहे हैं। एग्जाम में ये आ जाएगा आगे। तो मोटर स्पीड और HSD के ऊपर जो रेट है कस्टम ड्यूटी का वो 8 रुपये पर लीटर है। 8 रुपये पर लीटर। फाइनेंस एक्ट ने 2020 ने किसको इंट्रोड्यूस किया है? हेल्थ सेस को। और हेल्थ सेस यहाँ पे क्या है? एप्लीकेबल रेट 4% से 5% से लगाया जाएगा। किसके ऊपर? एवी के ऊपर। और क्रेडिट नहीं मिलता है हेल्थ सेस का। ये एग्जाम में 100% आ सकता है। हेल्थ सेस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो क्रेडिट मिलता है, सुन लो, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। आपने कस्टम में भी पढ़ा था। जो भी क्रेडिट मिलता है वो कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और हम उसे GST, हम उसे कस्टम की पेमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज। उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लड़की कह रही है डन। नीलू का तो हो गया भाई। हाँ ये सही किया यार, फोटो ले लो तुम, वो टाइम लगा दोगे ना। ग्रुप में डाल देंगे हम, ग्रुप में डाल देना प्रज्ञा, फोटो लो ग्रुप में डालो। एक ये लिख लो नाम, डिडक्टिव वैल्यू। अगर एग्जाम में आए कि डिडक्टिव वैल्यू से वैल्यूएशन करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो डिडक्टिव वैल्यू है उसके अंदर जो हमें वैल्यू लेनी होती है 90 डेज आ सकता है। ये क्या चक्कर है? असली में आपके पास गुड्स का प्राइस नहीं है, आपके पास गुड्स का प्राइस नहीं है। रितिका एक बुक खरीद के लिए आई 500 रुपये की। रितिका एक बुक कितने में लेके आई? 500 रुपये में खरीद के लेके आ गई। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कॉस्ट क्या रही होगी जब वो फैक्ट्री से निकला था।
तो बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। रितिका ने 500 रुपये कैसे बोले हैं, उसके बाद वो ऑटो में आई थी, उसके भी पैसे हैं इसके अंदर, वो माइनस हो जाएंगे, इसलिए डिडक्टिव है। तो ये कमीशन, सेलिंग, प्रॉफिट सब कुछ माइनस होगा। वो माइनस होने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट होगी। तो कितने दिन बैक जाते हैं? 90 डेज। एग्जाम में बस वो 90 डेज का पूछ सकता है, बस वो आपको 90 डेज का ही आंसर याद रखना है। बाकी क्या ये बता दिया? ट्रांसपोर्ट यस और नो? इंश्योरेंस बता दिया, ये भी बता दिया मैंने। रेट, ड्यूटी के रेट कौन से लेने हैं, एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है वो भी मैंने बता दिया आपको। एक बार ये देख सकते हो आप कैलकुलेशन के लिए, एवी 1000 रुपये ले रखा है, फिर उसके बाद 10% एवी का सेफगार्ड ड्यूटी। अच्छा, इनकी सीक्वेंस जो है वो अलग है, बाकी सीक्वेंस कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक थंब रूल है, सारी चीज एवी के परसेंटेज की लेनी है, सारी चीज एवी के परसेंटेज की लेनी है। किसको छोड़ के? सोशल वेलफेयर सरचार्ज को छोड़ के, बस ये बीसीडी का लेते हैं, यस और नो? बाकी सब कुछ किसका लेंगे? एवी का। बाकी ये जो आएगा इसका आईजीएसटी लगाओगे। ये 15% भी किसका लगाया है? इसका। समझ गए? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है बेटा? चाइना से या किसी भी कंट्री से माल आता है, उसे सस्ते में बेच देते हैं। वहां पे बिकता है, मान लो चाइना में 20,000 का, चाइना में 20,000 का बिकता है, आप यहाँ उसे 10,000 का बेच रहे हो, और इंडिया में 40,000 का है। वो होना ही है इंडिया में 40 का, क्योंकि बीच में क्या है, कमीशन है, ये है, वो है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो डबल का रेट है इंडिया में उसका। इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है मार्केट के अंदर और 40,000 रुपये में सेल हो रहा है, और बाहर की कोई कंपनी इंडिया से, मतलब चाइना से खरीद के और इंडिया में 15,000 रुपये का बेच रही है। क्या करना चाहती है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है। एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, डंपिंग खत्म कर देंगे। समझ गए? जैसे ही होता है प्याज की सेल, आपको पता लग, प्राइस पहुंच गया 60 रुपये, अब तो प्याज 70 जाएगा, अब तो प्याज 80 जाएगा। लोग क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गोदाम में भर लेते हैं। नहीं, कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ वर्ड होता था ना, काला बाजारी, सुना नहीं है? इंग्लिश में है ना वो। अरे मस्त लोग है। होता है नहीं होता है ऐसे? है? नहीं, वो ब्लैक मार्केटिंग सही है, काला बाजारी कर लेते हैं लोग। तो अब तो बताओ, प्याज की भी करने लगे लोग। ये क्वेश्चन आ रखा है, घर से होमवर्क है भाई। बाइंग कमीशन पेड बाय इंपोर्टर, कहीं पे लिखना हो तो लिख लेना, सेलिंग कमीशन नहीं लेते, सेलिंग कमीशन नहीं लेते। बाइंग कमीशन लेनी है, सेलिंग कमीशन नहीं लेनी। ये तो घर जाके करना है मॉड्यूल से क्वेश्चन। देखो, मशीन की कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया, और ये हैंडलिंग चार्जेस आ गए, एफओबी निकल गया। उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा, वो आपको पता ही है, फिर फ्रेट का खर्चा, फिर कमीशन, सीआईएफ आ गया, मतलब एवी आ गई। जो सीआईएफ है वही एवी है, देख लो। और ये देखो लिखा हुआ है, बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपटीशन। और सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, बाइंग कमीशन नहीं लेते हैं भाई, बाइंग कमीशन नहीं लेते हैं, सेलिंग कमीशन लेते हैं, प्लीज बाय मिस्टेक। बाइंग कमीशन नहीं लेते हैं, ये याद रखना, नहीं लेनी बाइंग कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी कुछ नहीं है, इतने टन माल खरीदा है, उसको रेट में चेंज कर लिया, यूएस डॉलर का रेट देख लिया, इंडियन रुपी निकाल लिया, एवी आ गई डायरेक्टली, और बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी।
ये इलिस्ट्रेशन देख लेना एक बार। हाँ बेटा, यही इलिस्ट्रेशन है जो घर जाके देख लेना। ये सारी इंस्टीट्यूट कोई सी भी इलिस्ट्रेशन डाल देगा। ये लो, पोर्ट के नाम याद कर लेना। हाँ जी, सी पोर्ट, ICDS तो बताया था आपको कहाँ पे होता है। CFS कहाँ पे होता है? कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये पोर्ट में ही होते हैं। ये कहाँ होते हैं? पोर्ट में ही होते हैं। जैसे एयरपोर्ट के पास एयर फ्रेट स्टेशन होता है, ऐसे ही कस्टम के पास क्या होता है? कंटेनर फ्रेट स्टेशन। नाम पता होने चाहिए। और कुछ नहीं है इसमें। ट्रांसिट क्या होता है? किसी को पता है ट्रांसिट क्या होता है? ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रांसिट क्या होता है? आप द्वारका से मेट्रो स्टेशन में बैठे थे, मतलब मेट्रो में बैठे थे, और बीच में क्या आता है? ये राजीव चौक। तो आपने चेंज नहीं की, क्यों? वो डायरेक्ट आ रही थी लक्ष्मी नगर। तो एक्स्ट्रा किराया लगेगा क्या आपका? नहीं लगने वाला। तो ट्रांसिट क्या होता है? एक पोर्ट में गुड्स आया, फिर ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है? चेन्नई। जो वेसल आ रहा है रितिका, वो क्या कर रहा है? कुछ गुड्स तो यहाँ पे अनलोड कर रहा है, और कुछ गुड्स कहाँ पे अनलोड होंगे? दूसरे पोर्ट पे। ये मुंबई पोर्ट है, ये चेन्नई पोर्ट है। तो एक ही वेसल कहाँ जा रहा है? और वही वेसल कहाँ जा रहा है? मुंबई से चेन्नई। एक वेसल मुंबई भी जा रहा है और वही वेसल चेन्नई भी जा रहा है। उसको ट्रांसिट बोलते हैं। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? एक वेसल पूरा माल अनलोड कर दिया मुंबई में, दूसरी वेसल में अपलोड किया गया, और फिर कहाँ ड्रॉप कर दिया गया? चेन्नई वाले में। उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है? वेसल चेंज हो जाती है, और ट्रांसशिट में चेंज नहीं होती। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। हमारे एग्जाम में तो MCQ बन नहीं रहा ना, ये चक्कर है। ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट। ये देखो, गुड्स रिमेन सेम वेसल, गुड्स ट्रांसफर डिफरेंट वेसल, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिटेड। इसमें ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट होता है। इसमें बिल ऑफ ट्रांसमिशन और डिक्लेरेशन दोनों जाता है। नो सुपरविजन, इसमें कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे कस्टम ऑफिसर सुपरविजन करता है। सेम वेसल क्या है? रिचेस द डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे क्या है? डिफरेंट वेसल रिच करता है डेस्टिनेशन पोर्ट पे। दूसरा वेसल यहाँ पे तो सेम कर रहा था, जो मुंबई में था वही चेन्नई में आया। यहाँ जो मुंबई था, चेन्नई वाला चेंज हो गया। ये लिखो जी, वेयर हाउसिंग आएगा पेपर में। पेपर में क्या आएगा? वेयर हाउसिंग। और वेयर हाउसिंग में जब गुड्स डिपॉजिट करवाते हैं तो कितनी ड्यूटी पे करनी होती है? थ्राइस, जो भी हमारी एक्चुअल होगी। ये देखो लिखा है ना, डबल ड्यूटी बॉन्ड, इसको क्या लिखोगे? थ्राइस। आज भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लो कितना हो गया है? थ्राइस हो गया है। ट्रिपल, ट्रिपल हो गया आज की डेट में। ट्रिपल वाला करके आना है। वेयर हाउस पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। पब्लिक में, पब्लिक जो है, पब्लिक वाला जो है वो सरकारी होगा, समझ गए? ओनली ड्यूटेबल गुड्स यहाँ पे होते हैं। एग्जाम में ये आ सकते हैं, ओनली ड्यूटेबल गुड्स आर डिपॉजिटेड डैश वेयर हाउस। तो क्या आएगा? पब्लिक वेयर हाउस। टोटल 3 वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस। अभी बताएंगे आपको। प्राइवेट में क्या होगा? प्राइवेट के अंदर ये कोई प्राइवेट एंटाइटी है जिसने उसको ओन करके रखा हुआ है। ओनली ड्यूटेबल गुड्स, यहाँ पे भी ओनली ड्यूटेबल गुड्स हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है एग्जाम में। ओनली ड्यूटेबल गुड्स आर डिपॉजिट इन द वेयर हाउस। ऑप्शन ए पब्लिक वेयर हाउस, ऑप्शन बी प्राइवेट वेयर हाउस, ऑप्शन सी बोथ एंड अबव, ऑप्शन डी स्पेशल वेयर हाउस। तो ये बोथ वाला आंसर आ जाएगा इसमें। और डबल की जगह को क्या आएगा बेटा? डबल की जगह ट्रिपल, डबल की जगह ट्रिपल।
कोई नहीं, इसके सारे एमसीक्यू में भी कवर हो जाएगा, यही आने हैं एमसीक्यू भी। जो गुड्स वेयर हाउस में रखे जाते हैं 100% ईओयू और अदरवाइज, और क्या बोल रहा है, और अदरवाइज एक्सप्लेन बाय द डायग्राम। सुन लो अब, चाहे कुछ हो जाए प्रज्ञा, ये 5 स्टार रेटिंग है, क्वेश्चन आता ही आता है, अभी दिखा दूंगा तुम्हें, हंसी आ जाएगी। जो ईओयू के अंदर कैपिटल गुड्स रखे हैं, जो ईओयू के अंदर कौन से गुड्स रखे हैं आपने, कैपिटल, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल तक वेयर हाउस में रख सकते हो, और अदर देन कैपिटल गुड्स 3 साल तक। समझ गए? अब या तो गुड्स ईओयू में डिपॉजिट होंगे या एल्स, मतलब ईओयू को छोड़ के, और अगर ईओयू को छोड़ के है तो 1 साल। इसका मतलब ईओयू में 2 बातें हैं, या तो कैपिटल या तो अदर। कैपिटल 5 ईयर्स, अदर 3 ईयर्स, और इनके अलावा 1 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फॉर एक्सपोर्ट नो ड्यूटी, तो उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगती। बट व्हेन होम कंजम्पशन रिमूवल ओनली द असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो वेयर हाउस से गुड्स 2 ही बातें होंगी, या तो एक्सपोर्ट में चला जाएगा या तो होम कंजम्पशन के लिए। होम कंजम्पशन के लिए जाएगा तो ड्यूटी पे करोगे, एक्सपोर्ट जाएगा तो कोई ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम का क्वेश्चन दिखा दो सर। लो भाई, ये रहा, अतुल बताएगा इसका आंसर। अरे क्या बात है, खुश हो गया मैं, वेरी गुड, पास है भाई तू, एग्जाम तेरा पेपर, आशीर्वाद। ये क्या है, कैपिटल गुड्स है, और अगर अदर देन कैपिटल गुड्स होता तो ईओयू में तो 3 साल हो जाता, और अगर एल्स होता तो 6 महीने तो कहीं आई नहीं। और ईओयू में कभी कंफ्यूज मत होना, 5 साल कैपिटल के लिए। सर हमारा पेपर भी बस ऐसा ही आ जाए, कहानी खत्म है। अगला आ जाओ बेटा, बैगेज। वेयर हाउस का चैप्टर खत्म, और वेयर हाउस में यही आना है, यही आना है पेपर में। या तो वो पूछेगा ड्यूटी कितनी पे करते हैं, इनटू बॉन्ड होता है, यस और नो, इनटू बॉन्ड होता है, और थ्राइस। बैगेज में आ जाओ। बैगेज क्या होता है सभी को पता है? सर जब हम बाहर से आते हैं, आउटसाइड इंडिया से, कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, तो सर उस केस में हम लोग अपने साथ क्या लेके आते हैं, बैगेज लेके आते हैं। सर कुछ बैगेज हमें ड्यूटीएबल है और कुछ बैगेज हमारा प्रोहिबिटेड है, गांजा अफीम ये सब नहीं ला सकते, ठीक है ना। ऑल क्या लिखा हुआ है, इंडियन रेजिडेंट, मतलब जो इंडिया के रहने वाले, या जो फॉरेनर है पर है कहाँ का, इंडिया का, या कोई टूरिस्ट है पर उसका ओरिजिन क्या है, इंडिया है। अपने लोग रूल 3 के अंदर आते हैं। इन कंट्री को छोड़ के यहाँ से मत आना, नेपाल, भूटान, म्यांमार से मत आना। यहाँ से आते हो कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आओ कोई दिक्कत नहीं। इन कंट्री को छोड़ के अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो आपका 50,000 रुपये तक क्या है, फ्री है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अगर कोई बंदा अमेरिका से आ रहा है, 50,000 रुपये तक के गुड्स में कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली। और अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है तो 15,000 रुपये छोड़े हैं उसके। और सुन लो, पैसेंजर 1 साल के लिए, 1 साल मोर देन 1 ईयर के लिए कहाँ गया था, किसी कंट्री गया था, क्या लेके आया, गोल्ड। अगर आदमी है तो 20 ग्राम और लेडी है तो 40। और एक ऊपर कैप कितने की लगा रखी है, इंडियन रुपी में 50,000 और इसके 1 लाख। बहुत कम है यार। एक तो ग्राम की लगा दी और साथ में क्या लगा दिया, साथ में अपर कैप लगा दी कि भैया इससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ, ये खत्म हो गया बैगेज, पेपर में यही आएगा।
सुनो भाइयों, ओ मेरे भाई सुन ले, क्या है बैगेज? लिखो बेटा, क्या है बैगेज? बैगेज की बीसीडी कितनी है? @35%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज @10%। किसका? बीसीडी का। बैगेज में इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 35 प्लस कितना हो जाएगा? 3.5, तो कितना आ जाएगा? 38.5%। क्या ये बैगेज का इफेक्टिव रेट हो गया? तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये टैक्स लगा के आ जाओगे? बोलो यस और नो? हाँ रिकॉर्ड हो गया। डन है? एक बार चेक कर लूं, ये आया था पेपर में क्या? इस बार यही आ रहा है पेपर में, जून 2022 में यही आ रहा है। बोलो क्यों? पिछली बार नहीं आ रखा ये पेपर में यही आना है। 100% पेपर के अंदर यही आना है। सर ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग पेपर में आपको क्वेश्चन दे देंगे, एक नोट लिख लो नीचे। अगर कोई भी ऐसी चीज आप लेके आ रहे हो जो यूज्ड होगी पर्सनल इफेक्ट के लिए, तो भाई उसकी वैल्यू फ्री है, उसकी वैल्यू है भाई फ्री, वो चीज फ्री है भाई। बिल्कुल, अब जैसे अपने कपड़े लेके आ रहे हो तो उसकी वैल्यू फ्री है, उसकी वैल्यू क्या है? फ्री है। कितने भी लेके आओ कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, अपने यूज़ के लिए। अब ये नहीं कि मैं अपने लिए 500 शर्ट लेके आया हूँ बाहर से, तो फिर वो शक हो जाएगा ऑफिसर को। 500 शर्ट कौन लेके आता है अपने लिए बाहर से, और वो भी पहनने के लिए? 10 चलता है, 15 चलता है, ठीक है ना? इतने तक चलता है भाई। और इसके अलावा लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो प्लीज इसके अलावा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? अरे क्या लिखा है ये? और अगला क्या लिखा है? एक्सीड 25, और ये और है।
सही कह रहे हो। तेरे को पनवाड़ी की दुकान में ले आना पड़ेगा। पनवाड़ी क्या होता है ये पता है ना? हाँ, और वहाँ वहाँ सब कुछ मिलेगा बेटा। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब उड़ाओ धुएं पे। तो अगर सिगरेट 100 से ज़्यादा लेके आओगे तो उसकी वैल्यू काउंट होगी। 100 तक लेके आ सकते हो बाहर से, कोई दिक्कत नहीं। सिगार 25 लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी क्या है? डब्बी में होती ना, कितनी होती है एक डब्बी में सिगरेट? 10। क्या बात बच्चों को कुछ हो गया देख, ये तो अलग ही लोग हैं यार, मेंस रियल हो गई। हाँ टबैको 125। लिक्विड वो सॉरी लिक्वर लिख लेना 2 लीटर तक। लिक्वर 2 लीटर तक, ये हटा दूं? लिक्वर लिख लेना। लिक्वर पता है ना? और वाइन भी आती है इसमें। एक्सीड्स तो कोई बाहर जाए तो 2 लीटर तक तो बोल देना लेके आ जा, कोई दिक्कत थोड़ी ना तेरे को। 2 लीटर तक अलाउड है, 2 से ज़्यादा टैक्स लगेगा। हाँ 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 बेटा, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी फ्री होती है, बिल्कुल सही पता है आपको, सही जानकारी है आपके पास। एक मिनट। हाँ फ्राइडे ऑफ है। बताता हूँ आपको, मिलता हूँ आपसे क्लास के बाद। सुनो, एक ये चीज बीच में आ गई है, सुन लो प्लीज, ये चीज बीच में आ गई है, लिख लेना।
जो बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन की थी ना, जहां लिखा था आपने, उसको लिख लेना, वो वाइट कलर की होती है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जो बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन के लिए फाइल की थी उसका कलर वाइट होता है, और जो इनटू बॉन्ड होती है वो येलो कलर की होती है। हाँ बेटा, पेपर, जो पेपर यूज करोगे होम कंजप्शन वाला वो वाइट कलर का होगा, जो इनटू बॉन्ड होगा वो येलो कलर का होगा, और जो एक्स बॉन्ड होगा वो ग्रीन कलर का होगा। एग्जाम में आ सकता है। फोटो ले लो इसकी, ये फाइनल के मॉड्यूल में लिखा हुआ है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ले ली? ये देखो, ये तो मैंने आपको लिखवाई दिया। फायर आर्म्स कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी लेके आओगे सीधे ड्यूटी लगेगी। बाकी आपको लिमिट्स लिखवा दी हैं। ऑर्नामेंट लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पप्पी लहरी बन के आ जाओ बाहर से, सब डाल लो गले में। देखा नहीं, लोग गले में ही डाल ले, मेरा ही ऑर्नामेंट है। हाँ, इतना किसी का नहीं होता है भाई, इतनी मोटी चेन डाली, ले भाई गले में 100 किलो की है, गला नीचे लटक रहा है 100 किलो की चेन डालने के बाद। ये देख लो, इससे भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का आ रहेगा इस बार। ये जून में आ रहा है इस बार, ये पेपर में 22 में पक्का आ रहा है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, 3 छोड़े थे कंट्री। चाइना से आ रहा है बंदा, क्या लेके आ रहा है? 2 म्यूजिक सिस्टम 20,000 के। तो टोटल कितने के हो गए? ईच लिखा है ना, 40,000 रुपए के। ज्वेलरी लेके आ रहा है 35,000 की, 15 ग्राम। और कौन है? आदमी है। लैपटॉप लेके आ रहा है भाई एक, ठीक है ना। लैपटॉप तो फ्री हो जाएगा, 2 लैपटॉप फ्री है। बोतलें लेके आ रहा है 2, ये भी फ्री हो जाएंगी, ये भी फ्री हो जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो ज्यादा लेके आ रहा है। पूरा ये देखो कैसे करेंगे अब टैक्सेबल। पहले क्या करो, टैक्स निकाल लो। म्यूजिक सिस्टम 40,000, आपका एग्जम्प्ट कितना है? 50,000। 50,000 रुपये एग्जम्प्ट है आपका। ज्वेलरी कितने की? 35 की हो गई। लिक्वर ड्यूटेबल बैगेज अप टू 2 लीटर 5,000 रुपये का था। टोटल कितना हो गया? 80,000 हो गया ना। कोई भी इनमें से पर्सनल तो नहीं है ना? पर्सनल होता तो उसको क्या कर देते? एग्जम्प्ट। पर्सनल को क्या कर देते? एग्जम्प्ट। इन सब का टोटल करेंगे और कितना एग्जम्प्ट कर देंगे? 50,000। बैलेंस कितना बचा? 30,000। उसके ऊपर क्या लगा दोगे? 38.50। बस आपको क्या करके आना है, आप समझ में आ गए?
हाँ, लैपटॉप नहीं लिया ना, क्यों? लिक्वर पर्सनल है, बट वो उसकी वैल्यू काउंट होगी वहां पे जीएफए के अंदर। लैपटॉप जो है वो नॉन ड्यूटेबल में आ जाएगा। बस इतना ही बहुत है, एक ही क्वेश्चन। ये फाइनल के मॉड्यूल से आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन बताना था। डीबी के नया चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक लिख लो। डीबी के बोलते प्यार से ड्यूटी ड्रॉबैक। 100% इसका क्वेश्चन आना है पेपर में। क्या क्वेश्चन आना है वो पहले से पता है। ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है ये पता है? ये क्या है? इंडिया, हमने बाहर से माल क्या किया था? इंपोर्ट, और अब हम उसी को क्या कर रहे हैं? उसी माल को एक्सपोर्ट। तो जो हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट के टाइम पे क्या पे की थी? ड्यूटी। और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? हमें वापस मिल जाएगी। उसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ में आया कि नहीं आया? सुन लो गांव वालों, सुन लो। अगर आप बिना यूज किए एक लैपटॉप मंगवाया आपने, खोला भी नहीं उसको, खोला भी नहीं, ऐसे के ऐसे ही वापस भेज दिया, तो 98% आपको ड्यूटी वापस मिल जाएगी। 98%। तो एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है कि गुड्स इंपोर्टेड देन आफ्टर एक्सपोर्टेड विदाउट यूज, कितने परसेंट ड्यूटी वापस आएगी? 98%। समझ में आया? अगर उसको 3 महीने यूज किया तो कितना? 95, 3 से ज्यादा 6, 85, 75, 70। ये याद हो रहे? कैसे याद करेंगे? 3 का टेबल है, यस और नो? 3 का डबल 6, फिर 3 प्लस कर दिए, फिर 3, फिर 3, फिर 3। या और इधर क्या करना है भाई? 10, 10, फिर 5, फिर 5, फिर 5। पहले 10 का 95 से 2 बार 10 है, 3 बार 5 है, 18 महीने। ड्यूटी ड्रॉबैक इफ यूज्ड इज ओवर 24 months ओनली विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम इफ सफिशिएंट कॉस्ट इज शोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है पेपर में यही आना चाहिए। वैसे तो मोर देन 18 महीने के बाद मिलता नहीं है, पर अगर 24 महीने भी हो गए तुम्हें चाहिए तो किसकी परमिशन लोगे? कमिश्नर की। और अगर 50 रुपए से कम का डीबी के है तो मिलेगा ही नहीं। 50 रुपए से कम का डीबी के है तो अलाउड ही नहीं है। ये सब कुछ जो मैंने आज नोट्स दिए हैं उसमें भी है। पेज नंबर कौन से पेज पे दिया ये? पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है ये जो आज नोट्स दिए हैं। पेज नंबर 32 के अंदर ये दिया हुआ है बेटा। पेज नंबर 32। बात समझ में आ रही है? ₹50 से कम डीबी के नहीं मिलेगा। और देखो कौन कौन से केस में डीबी के नहीं मिलेगा। पहला केस ₹50 से कम है तो नहीं मिलेगा। डीबी के आपका एक्सीड है 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है एक्सपोर्ट गुड्स का, जो मार्केट प्राइस है एक्सपोर्ट गुड्स का वो 1500 रुपये, इसका 1/3। तो आप जो मांग रहे हो 500 रुपये से ज़्यादा मांग रहे हो डीबी के, नहीं मिलेगा। जो भी मार्केट प्राइस होता है गुड्स का उसका 1/3 तक मिल जाता है, उससे ज़्यादा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। डीबी के लेस देन 1% ऑफ एफओबी तो भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट एक केस में मिल जाएगा, शिपमेंट के केस में 500 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, जो एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू है वो कम है इंपोर्ट से, तो भी नहीं मिलने वाला। डीबी के नीड टू बी पेड विद इन 1 month। कितने टाइम पीरियड में डीबी के मिल जाना चाहिए? हाँ जी, डीबी के कितने टाइम पीरियड में अलाउड हो जाना चाहिए? 1 महीने में। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने उसने। और अगर आपको नहीं पे किया गया तो आपको क्या मिलेगा?
इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलता है बच्चों? 6% का। और अगर आपने डिपार्टमेंट को देना हुआ तो 15% डिपार्टमेंट लेता है। आपने डिपार्टमेंट को देना होगा तो 15%, और आपने डिपार्टमेंट से लेना है तो 6। आपको नहीं लग रहा पूरे कस्टम में 15% है ना? जैसे कस्टम ड्यूटी की डिले कर रहे थे पेमेंट में 15%, जीएसटी में कितना है? 18। जीएसटी में 18 है, ठीक है जी। और हमसे यहाँ 6 दे रहा है, मतलब हमें। तो अगर आपने एक्सेस क्या कर लिया है, डीबी के क्लेम कर लिया है, तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर विथ इंटरेस्ट क्या करना है? वापस कर देना है। वो नहीं करोगे तो रिकवरी के प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। बस इतना ही याद रखना है। पर पेपर में इस बार ये पक्का आएगा। देखो दिखा देते हैं पेपर में क्वेश्चन। ये मंथ वाला तो ये कहाँ गया? ये रहा ना डीबी के वाला। ये देखो, बियॉन्ड व्हाट टाइम लिमिट डीबी के इज नॉट रिफंडेबल। कितने टाइम पीरियड के बाद रिफंडेबल नहीं होता? इट बिकम एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। उसमें इंटरेस्ट लग जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाता है। कितने टाइम पीरियड तक का डीबी के मिल रहा था आपको? 1 मंथ। हाँ 1 मंथ सही है भाई। और क्या क्वेश्चन आया था डीबी के से? और तो नहीं आया। और है ना, अपने नोट्स में आ जाओ। अब आपको इधर नोट से ही बताते हैं। पेज नंबर 32 में देखोगे, पेज नंबर कौन सा बोला? 32। उसमें 83 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 83। और 83 पॉइंट में इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सेक्शन 75 कैपिटल ए। अभी आपको बताया, जो इसने बताया 1 मंथ। तो अगर हमें डीबी के क्लेम करना है तो कितने टाइम पीरियड में करना है? रिफंड क्लेम करना है तो 1 महीने में करना होता है। अदरवाइज हमें कितना इंटरेस्ट पे कर, मतलब हमें डिपार्टमेंट कितना इंटरेस्ट पे करने वाला है? 1%। अच्छा सुनो, एक मजे की बात है, तुम्हारे लिए है नहीं। डिपार्टमेंट हमें 6% इंटरेस्ट देना कब से स्टार्ट करेगा? जब ये 1 मंथ खत्म हो जाएंगे। और जब हमने क्या कर लिया, बोलो? हमने गलत क्या कर लिया? डीबी के क्लेम कर लिया। तो हमें रिफंड करना है अब डिपार्टमेंट को। अब रिफंड कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। यहाँ कौन रिफंड कर रहा था? डिपार्टमेंट। यहाँ हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट को रिफंड। तो हमसे कितना इंटरेस्ट लेता है? 15%। वो 15% पता है कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ देख लो, मतलब खुद का देना था 6, तो वो भी 1 महीने बाद। अच्छा ये कितने में टाइम पीरियड में दे देना होता है? 2 महीने में। 2 महीने में इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो रखा होता है। देना 2 महीने में दे दोगे तो सराफत है। अदर नहीं, इंटरेस्ट भी देना होगा। हाँ 2 महीने बाद क्या होगा कि अब आप तो दे नहीं रहे, तो आपसे रिकवरी में आ जाएंगे और पेनल्टी फाइन बढ़ा देंगे आपके लिए। यहां ये हमें 1 महीने में वापस करेंगे, और अगर 1 महीने में नहीं किया तो 1 महीने बाद इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। समझ गए होंगे। इस बार पेपर में क्या आने वाला है? 2 महीने वाला। क्यों 1 महीने वाला? जून में आ चुका है, जून 2021 में आ चुका है। हमारे जून में 2 महीने वाला आएगा कि डिपार्टमेंट कितने टाइम में रिफंड करेगा? 2 महीने। या इंटरेस्ट रेट पूछ लेगा 15% पर एनम। बोलो करके आ जाओगे नहीं आ जाओगे? बोलो।
100% आना है ये पेपर में, अभी तुम्हें मजाक लग रहा है? जो ये डीबी के बताया है ये 100% आना है पेपर में, तुम्हें मजाक लग रहा है? पेज नंबर 33 में देख लो, 33 में अगर आपके रिकवरी ऑफ ड्यूटीज नॉट लेविड नॉट पेड, आपके ऊपर ड्यूटी लेवी थी पर आपने पे नहीं की, तो अगर बोनाफाइड आदमी है तो 2 साल का टाइम पीरियड है, बिना पेनल्टी के पे कर दो। ये तो इंटरेस्ट की पेनल्टी अलग होती है। शो कॉज नोटिस सर्व हुआ आपके पास, उसके विद इन 2 ईयर्स में आपको पे करना है। और अगर आदमी कैसा हुआ, फ्रॉडुलेंट, तो उस केस में कितना है? फ्रॉडुलेंट के केस में सॉरी अदर देन कोल्यूशन, हाँ, अगर फ्रॉड का केस हुआ तो कब तक पकड़ सकते हैं आपको? 5 साल तक। 5 साल तक। बोनाफाइड केस में आप 2 साल तक पकड़े जा सकते हो, या तो 2 साल में आपको खुद होश आ जाता है कि मैंने ड्यूटी कम पे की है, और अगर आपने फ्रॉड कर रखा है तो आपको 5 साल तक पकड़ा जा सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इंटरेस्ट आपको पता ही है 15%, इंटरेस्ट 15%, और कुछ नहीं करना इसमें। बाकी ये एक्सटेंशन कर सकते हैं 6 महीने का, इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। एक ये पेज नंबर 38 पे चार्ट बना हुआ है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड। ये चार्ट करना है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड। जो प्रोहिबिटेड गुड्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पेनल्टी होती है? क्वांटम ऑफ पेनल्टी कैन नॉट बी एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वैल्यू ऑफ गुड्स और 5000 लिखा हुआ है ना, विच एवर इज हायर। कर लोगे ना, पेनल्टियां पढ़ना है तो अब आ गया है। ड्यूटीडेबल गुड्स अदर देन प्रोहिबिटेड, तो उसका भी कर लोगे, ठीक है। ये बस पॉइंट याद करने भाई, पेनल्टी तो आपको वैसी आ गई, बाकी और कुछ नहीं करना इससे। एक ये कर लेना, क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, एग्जाम में आ जाएगा जून 2022 में। कितने साल? 7 साल। कितने से ज्यादा का ऑफेंस है? 50 लाख से ऊपर का। डीबी के कितना फ्रॉड ले लिया, वो भी 50 लाख से ज्यादा। और इन केसेस में सिविल लायबिलिटी माने, ये समझ गए, इस केस में सीआरपीसी चलेगा और इस केस में सीपीसी चलेगा। नॉर्मल ऑफ द अबव प्रोसिक्यूशन 1 ईयर, वेयर एज इन केस ऑफ फ्रॉड 5 ईयर्स का प्रोसिक्यूशन है। तो नॉर्मल ये भी एग्जाम में आ सकता है, नॉर्मल 1 साल, फ्रॉड वाला 5 साल, ये भी एग्जाम में आ सकता है। किसी को पता है एडवांस रूलिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता, मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उनके ऊपर क्या ड्यूटी लगेगी, कितनी ड्यूटी लगेगी, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। कितने टाइम पीरियड में? 90 डेज। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और क्या मैं अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता हूँ? यस, 30 डेज़ के अंदर। जो एप्लीकेशन है वो कितने उसमें लगती है, कॉपी में, क्वाड्रिगेट फॉर्म में लगेगी, मतलब 4 कॉपीज लगेंगी उसकी। आ गई बात समझ में? तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने पहले ही मार्क कर दी है। बाकी सेटलमेंट कमीशन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। सेटलमेंट कमीशन एक उसी तरीके से जिस तरीके से कोर्ट होता है, कि हम कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी के पास जा रहे हैं जो हमारे केस को क्या करती है, सेटल करती है, उसे सेटलमेंट कमीशन बोलते हैं। तो थ्योरी बनती है, वैसा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो कस्टम आपका ओवर हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, डैश, हाँ जी, चार्जेस आर लेविड ऑन द पोर्ट authorities if goods are not cleared within 3 days of unloaded
जैसे ही गुड्स क्या होते हैं अनलोड होते हैं पोर्ट में, तो 3 दिन के अंदर क्लियरेंस करानी होती है। अगर 3 दिन में क्लियरेंस नहीं करवाओगे तो कौन से चार्जेस लगते हैं? डैमरेज चार्जेस। आगे बात समझ में, याद कर लेना। उसके बाद ये सेक्शन बोले किससे डील करते हैं, तो सेक्शन पता होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गुड्स से डील करते हैं, ये भी कर लेना ऑल ऑफ द अबव। ये एमसीक्यू एक भी मत छोड़ना, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। आईजीएम स्टैंड फॉर, और ये ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसफर हो रहा है ना वन वेसल टू अनदर, एग्जाम में आ जाएगा भाई। खत्म, टेस्ट पेपर आ गया। वार्निंग आ गई भाई, ये वार्निंग किस लिए? अच्छा, रेगुलेशन 27 में फंस जाओगे भाई। 5 साल तो नहीं लिख दिया कहीं? 5 साल के लिए उड़ा देंगे। हाँ, एक बार इस वाले मोटे में आओ। एमसीक्यू थे जो, सारे एमसीक्यू करवा दूं तुम्हें, सारे एमसीक्यू करवा दूं। चलो जी, सीमा पड़ेगी, मैं आंसर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी का जो लॉ है वो कहां तक एप्लीकेबल है? कस्टम ड्यूटी का जो लॉ है वो कहां तक एप्लीकेबल है? और यहाँ पे बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहे प्लीज। कस्टम ड्यूटी का लॉ होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है, इंक्लूडिंग जे&के। कस्टम ड्यूटी की एंट्री बताएं सब सारे बच्चे, क्वेश्चन नहीं भी है तो भी करा रहा हूं। चैप्टर 18, चैप्टर 18 तो पहले का आंसर सी आ गया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। सारे बच्चों को आया चैप्टर 18 बेटा, जल्दी। दूसरा क्वेश्चन, टेरिटोरियल वाटर कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, कस्टम एक्ट एक्सटेंड, कस्टम एक्ट को कहां तक एक्सटेंड किया गया है? एक्सटेंडेड टू इंडियन कस्टम वाटर, है ना, किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फिर ये चौथा भी कर लोगे, इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंडेड। इंडियन कस्टम वाटर कहां तक एक्सटेंड है? 24 नॉटिकल माइल्स तक। कस्टम एक्ट और टैरिफ एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड तो पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक है। देखो, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहां तक है? 12। इंडियन कस्टम वाटर कहां तक है? 24। और पूरा कस्टम का एरिया कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। 8.6 खुद से कर लेना। 8.7, 8.8 ये खुद से कर लेना। 19.1 पहला ही क्वेश्चन, ये पहले वाले खुद से कर लेना। आप सीधे आ जाओ 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल वेलफेयर सेस एक्सेप्ट। 15वां क्वेश्चन 10%। 16वां क्वेश्चन, 16वें में लिखा है सोशल वेलफेयर सेस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, सिल्वर है, गोल्ड है, तो क्या रेट है? याद कर लो इसको, 3% का रेट होगा। कितने का रेट होगा? 3% का। लिखो, लर्न करना है ये क्वेश्चन। तो कस्टम में कई क्वेश्चन क्या करने हैं? लर्न। भैया ये तो पता होना चाहिए ना, सीधे 3% तो याद ही करने वाला है। और ये क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 19.10, डर्कलिंग, जेटसम, फोर्टसम, ये सब क्या होते हैं? पानी में होते हैं ये गुड्स। कई बार शिप आ रही होती है, गुड वो डूब जाते हैं। क्या? गुड्स डूब जाते हैं, शिप डूब जाती है। तो फ्लोटसम का मतलब होता है बहते हुए आगे। ऐसी सबके अलग अलग नाम है।
तो दे वेयर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड लायबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी। आंसर इज सी, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। 17 देखना, 17 क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। SWS किसके ऊपर लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। 20 देखो, 20 सेफगार्ड ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम सिंगल, ये भी याद कर लेना, इसका आंसर बी है 3%। सेफगार्ड ड्यूटी का रेट कितना है? 3%, याद कर लेना भाई। ये लास्ट के ऐसे क्वेश्चन ये याद कर लेना, लर्न करने हैं ये। तो कई क्वेश्चन के आपको आंसर रट्टा ही मारने होंगे। 16वां क्वेश्चन ड्यूटी ड्रॉबैक का, ड्यूटी ड्रॉबैक का 16वां क्वेश्चन। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एडमिसिबल सेक्शन 74। सेक्शन 74 में 98% है और 75 में अलग प्रोविजन है। ड्यूटी ड्रॉबैक 22वां चैप्टर, ड्यूटी ड्रॉबैक 22वां चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। एक ड्यूटी ड्रॉबैक का चार्ट बना लो, DBK, बस लास्ट खत्म। 3 पार्ट में बना लो। पहले में लिख दो नो DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 में आंसर लिखा हुआ है जो आपको आज नोट्स मिले हैं। पेज नंबर 32 में आंसर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 82 में, पॉइंट नंबर 82 में 4 बताए हुए हैं जिनके ऊपर DBK नहीं मिलेगा। पहला क्या है भाई? वेयरिंग अप्राइंस, इनके ऊपर नहीं मिलता। जो भी आप पहन सकते हो, चश्मे लगा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, इनके ऊपर नहीं मिलेगा। टी शर्ट्स के ऊपर नहीं मिलेगा। देखो आपके पास लिखा हुआ है, कुछ नहीं, एक बार डिक्शनरी खोल के देखना, वहां से पता लगेगा आपको। बाकी तो लास्ट वाला तो फिल्म का दिया हुआ है, फोटोग्राफिक फिल्म, सिनेटोग्राफिक फिल्म्स, ये तो आपको पता ही है। और सुन लो, मोटर कार, मोटर कार एनीवन, एक मोटर कार लेके आओगे, एक मोटर कार लेके आओगे, एक गाड़ी खरीदी बाहर से और उसको वापस करवा दिया। वैसे आज की डेट में कोई भी बंदा बाहर से गाड़ी लेके नहीं आता है, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, 80%, 130%, तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी गुड्स क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल, कौन इंपोर्ट कर रहा है? इंडिविजुअल कर रहा है, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो बेटा इसका DBK कैसे होता है? देखो कई बार हम दुकान में जाते हैं, माल खरीदते हैं, सामान खरीदा, कुछ आपने परचेज किया, शर्ट शॉपिंग की, और वापस कर देते हो ना, कई बार पसंद नहीं आता वापस। तो यहाँ पे DBK की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? जितनी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है वो ले लो और उसमें से माइनस कर दो। कितना? 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% फॉर इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। %4 फॉर, ये ना 4% पर क्वार्टर है यार,
4% क्या है? अच्छा रुक जाओ, ऐसे लिख लो, रुक जाओ, वैसे ये है नहीं आपके सिलेबस में, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। 4% फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का 4% है। फर्स्ट ईयर का क्या बोला? 4% है। दूसरे साल का 3% है, फिर 2.5% है, और फिर 2% है। ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फोर्थ ईयर हो गया। ये वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ पूछ सकता है, वो बता रहा हूँ बस। कितना पूछ सकता है आपके सिलेबस में? ये पूछ सकता है कि गुड्स इंपोर्ट किए थे इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी थी 10,000 की, और वो गुड्स 1 साल के बाद वापस किए जा रहे हैं, 1 साल के बाद। तो बताओ जी कितना डीबी के मिलेगा? तो सुनो, एक नोट है इसके नीचे कि ये जो परसेंटेज है ये ईच क्वार्टर है। ये परसेंटेज क्या है भाई? ईच क्वार्टर की परसेंटेज है। तो बताओ 1 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। समझ गए? तो 1600 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी का हमें डीबी के मिल जाएगा। दूसरे साल में कितना परसेंटेज हो जाता होगा? 2 साल में पहले साल का 16 और दूसरे साल का 12। समझे? ऐसे चलता होगा ये, नहीं समझे होंगे। क्वार्टर है ना, 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 3 इंटू 4 12% आ जाएगा। पहले साल का 16 आ जाएगा, 4 इंटू 4। समझे? पर ये वाला सिलेबस में नहीं है 4, और ये सीधे तुम्हें मतलब ये पूछ सकता है कि पहले साल के क्वार्टर का बता दो बस, तो वो 16% पता होना चाहिए। अब मैं 16 बता रहा हूँ तो 3 भी बता दिया, 2.5 भी बता दिया, 2 भी बता दिया, कहानी खत्म। और इसके अलावा जो अदर गुड्स हैं, एनी अदर गुड्स, उसका तो चार्ट आपके उसमें बना ही हुआ है कि अगर 3 महीने तक होगा तो 95%। क्या समझ में आ रहा है? देखो आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो या तो डीबी के मिलेगा ही नहीं अगर ये वाले 4 गुड्स हैं, सिनोग्राफी फ्लेम, ये वाले गुड्स हैं जो आपको बताए थे। वेयरिंग अप्राइंस मतलब पहनने के लिए कपड़े लिए थे, वापस करा दिए, उनका डीबी के वापस नहीं मिलता। अगर मोटर कार है या कोई ऐसे गुड्स जो पर्सनल पर्पस के लिए खरीदे थे, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी परसेंटेज बता दी। अब इन दोनों को छोड़ के जो एनी अदर गुड्स हैं वो यहाँ पे कवर हैं, वो आपको पता ही है। 3 महीने का 95%, फिर 3 से 6 ये 85 हो जाएगा, फिर 6 से 9 75 हो जाएगा। आगे बात समझ, वो ऐसे चलता जाएगा। तो अब आगे का शेड्यूल सुन लो। सिलेबस तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट, आगे का शेड्यूल सुन लो। थर्सडे को 10:30 से 12:30, ये रात को है। हाँ, पीएम यहीं आएंगे, यहाँ थोड़ी ना आना है। सुन लो खुशी, यहाँ नहीं आना बेटा। रात को 10:30 बजे से लेके क्लास होगी थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, 3 दिन लगातार, जिसमें मैं इनकम टैक्स का करवाऊंगा। अब इस वाली क्लास में क्या करवा रहा हूँ, असेसमेंट पूरी सारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें चैप्टर 1 की भी रिवीजन कर लेना, 115 बीएससी भी कर लेना। टोटल मिला के मतलब कि मैं 20 नंबर तक का करवा दूंगा उस दिन। 20 मार्क्स कवर करवा दूंगा आईटी के, 20 मार्क्स थर्सडे की क्लास में। उसके बाद फ्राइडे को क्या करवाऊंगा, और इसमें क्या कराऊंगा, फ्राइडे को सैलरी का चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, अदर सोर्सेस, इसके अलावा सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन ले लेंगे जो भी है। इस दिन थोड़े ले लेंगे आरओआई, एडवांस टैक्स, टीडीएस, और बाकी कुछ भी लेना हो, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, जो भी है, जो बचेगा वो इस दिन ले लूँगा। मतलब 3 दिन में सारा करवा दूंगा। तो ये 20 नंबर हो गए, इस दिन 20 नंबर, इस दिन 20 नंबर, मतलब 20 का ही समझ लो, मतलब हमने 50 नंबर का कंप्लीट कर देंगे इन 3 दिन में, विथ एमसीक्यू, विथ प्रोविजन। और अगले फ्राइडे को टेस्ट होगा। फ्राइडे क्या डेट आ रही है? और जो मैंने आपको एमसीक्यू की बुक दी है उसके पीछे क्वेश्चन देखना पक्का प्लीज, जो एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए। देख रहा हूं मैं क्या आ रहा है।
हाँ 20 को लिख लो, 20 मई को 2022 पूरे इनकम टैक्स का टेस्ट है, पूरे इनकम टैक्स का, सारा इनकम टैक्स। आ गई बात समझ में? और ये क्लास है आपकी 12, हाँ बेटा 13, 14। यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं करना है खुशी। 12, 13, 14 और सुन लो 19, 20, 21 इन 3 दिन में से 2 दिन मैं जीएसटी की क्लास रखूंगा, वही रात को 10:30 से 12:30, जिसमें पूरे हम 40 नंबर का कर लेंगे और कस्टम का तो करा चुका हूँ, वो भी इंक्लूड, मतलब 50 का ही कर लेंगे। तो आप जब तक ये कर लेना, जब तक ये कंप्लीट कर लेना भाई। समझ में आ गया सबको? एक तो आपको कुछ अलग से बताता हूँ, एक बच्चे को 2 चीज़ें बना लो भाई, आईटी प्लीज़ बना लो, और जीएसटी और कस्टम। कस्टम में क्या करना है, जो आज आपको नोट्स मिले हैं ये वाले एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, और जो आपको मैंने बुक दे रखी है उसके एमसीक्यू करने हैं, जो मैंने आज थ्योरी लिखवाई बस, उसके अलावा बाहर नहीं आएगा। 10 नंबर पक्के, 10 मार्क्स, डन डन एंड डन है। प्लीज़ ये लिख लो, फिर बाद में क्या सब भूल जाते हैं। आईटी में पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर प्लस 115 बीएसी प्लस असेसमेंट, 10 नंबर दिला देंगे आपको। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये आपको 15 से 20 नंबर दिला देंगे। इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और ये सारा कुछ मैं करा ही रहा हूँ, प्लीज़ करके रखें इनको। बाकी मिसलिनियस में भी आप कर सकते हो चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। पीजीबीपी बाद में करना, मतलब ये सीक्वेंस बना रहा हूँ तुम्हारी। और कैपिटल गेन ये चैप्टर बाद में करना, और एक रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये चैप्टर बाद में कर लेना। रेजिडेंशियल स्टेटस को यहाँ मत डालो, उसको यहीं डाल लो। और जीएसटी में इसी क्या क्या है भाई, जीएसटी का तो अलग से लिख देता हूँ। सेक्शन 1, 2 की डेफिनेशन, 7, 8, 9, 10 पता है ना ये क्या है। शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, चार्जिंग सेक्शन, सीएस, ठीक है। 11 छोड़ दो, 12 टाइम ऑफ सप्लाई, 13 इसी में चलता है, 13, 14 बस। 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई, 16 से लेके 21 तक आईटीसी, 22 से लेके 30 तक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में, यस और नो। 31 से लेके 38 तक इनवाइस, 39 से लेके 45 तक रिटर्न। बातें समझ में आ रही है? ये चैप्टर कर लो ढंग से, जिसमें से आसान कौन कौन से हैं, ये तो सारे ही आसान हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, इनवाइस, जो लास्ट में आपको बताए थे। एक क्यूआरएमपी स्कीम प्लीज मत भूलना, पेपर में आएगी।
100% आना है वो पेपर में। बाकी अभी कुछ बच्चों को क्लास के बाद बताता हूँ। और जो ये आपको मोटे वाले नोट्स दे रखे हैं, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बस यही करने हैं, मोर देन सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। ठीक है नीलू।